हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हमारा दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय के में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम ऊतक पढ़ेंगे यानी कि टिश्यू पढ़ेंगे। तो अगर हम टिश्यू के पढ़ेंगे तो अगर हम इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा कोशिका। तो सभी जितने भी जीवधारी हैं सबका शरीर किसके बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। तो एक कोशिका को छोड़कर, एक कोशिका को छोड़कर जो सभी कोशिकाओं की जो शरीर रचना होती है वह जटिल होती है। जो शरीर सभी जीवधारियों को शरीर की जो रचना होती है वह जटिल होती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो करोड़ों जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं जो होती है अलग अलग समूह में होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग समूह में होती हैं और प्रत्येक समूह, इन कोशिकाओं का जो प्रत्येक समूह होता है वह अलग अलग कार्य को संपन्न करता है। यानी कि प्रत्येक समूह जिसके लिए कोशिकाएं का समूह बना है वह यानी विशिष्ट कार्य को करता है। इसके अतिरिक्त वो अपने किसी कार्य को नहीं करता है। तो अगर हम बात करें, जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है कि पेशियों की बात करें हम तो पेशियों में एक क्षमता होती है सिकुड़ने और फैलने की होती है। पेशियों में कौन सी क्षमता होती है? सिकुड़ने और फैलने की होती है। और इसी क्षमता के कारण क्या होता है कि जीवधारी यानी जंतुओं में गति होती है। मानव क्या होती है? गति होती है। दूसरी बात अगर हम बात करें जो जैसे हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं तो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बना होता है और इसका एक केंद्र होता है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं या हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसके यहाँ पे क्या होता है, इनके द्वारा संदेशों का वहन होता है यानी आदान प्रदान चलता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें रक्त की, हार्मोन की, पोषक तत्व की बात करें हम, या इसके अतिरिक्त हम बात करें अपशिष्ट पदार्थों की, तो ये जो पदार्थ हैं इन पदार्थों का जो परिवहन होता है यह एक विशेष प्रकार के नलिकाओं के द्वारा होता है। और ये नलिकाएं जो होती हैं एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि जो प्रत्येक कोशिका का जो समूह होता है वह क्या होता है, एक कार्य को संपन्न करता है, किसी एक कार्य को संपन्न करता है। तो इन अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाए तो इनकी कोशिकाओं में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। श्रम मतलब कार्य का विभाजन होता है कि ये कोशिका ये कार्य करेंगी, ये कोशिका ये कार्य करेंगे। जैसे हमने बताया जो पेशी कोशिका ये गति प्रदान करती है, जो तंत्रिका कोशिका है तो ये संदेशों का वहन करती हैं, जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं ये पदार्थों या तरल पदार्थों का श्रावण करती हैं। तो यही चीज़ बताते हैं कि जो इनका जो समूह होता है कोशिकाओं के जो अलग अलग समूह होते हैं यह किसी एक कार्य विशेष कार्य को ये संपन्न करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम ऊतक की परिभाषा देखें, ऊतक टिश्यूज, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो क्या लिखा है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति व रचना में समान हो, उत्पत्ति और रचना में समान हो, और यह समूह में क्या करें तथा मिलकर एक कार्य को संपन्न करें। ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम? ऐसे कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और रचना में क्या हो, समान हो,
तथा मिलकर किसी एक या विशिष्ट कार्य को संपन्न करें, ऐसे कोशिकाओं को समूह हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो हमने बताया कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनकी कोशिकाएं लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिनका शरीर लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग समूह में होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? अलग अलग समूह होते हैं, और ये जो प्रत्येक समूह जो होता है यह अलग अलग कार्य को संपन्न करता है। क्या करता है? अलग अलग कार्य को संपन्न करता है। तो यही कह रहे हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और रचना में क्या हो? समान हो तथा मिलकर एक कार्य को संपन्न करें, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो यह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और परिभाषा इसका हम लिख सकते हैं कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसे समूह को क्या कहते हैं? ऐसे समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। तो दो तरह के हमने यहाँ पे लिख दिया। पहला मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और रचना में समान हो तथा मिलकर एक कार्य को संपन्न करे, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। या हम कह सकते हैं शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाता है। ऐसा समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऐसा समूह ऊतक कहलाता है। ठीक। तो अगर हम बात, तो ये हमने बताया, इसको हमने समझा दिए। अब हम बात करते हैं कि ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गुरु ने किया था। ठीक। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुरु ने किया था। ठीक। किसने किया था? गुरु ने किया था। ठीक। इसलिए इन्हें पादप सारकी का जनक कहते हैं। पादप सारकी का जनक कहते हैं। यानी पादप सारकी की हम बात करें प्लांट एनाटॉमी, इसलिए हम क्या कहते हैं? पादप सारकी का हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। परंतु सूक्ष्मदर्शी पादप सारकी का जनक किसे कहते हैं? मार्सेली मैलपीगी। सॉरी, अंग्रेजी लिख रहे हैं।
को कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, तो ये कौन है? ग्रू है। अगर हम बात करें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनाटॉमी, तो इनके जनक कौन है? मार्सेली मलपेगी हैं। ठीक, तो ये हो गए ऊतक की बात हो रही है। अगर हम बात करें थोड़ा सा, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस में बात करते हैं। जंतु और पादों में कोई समानता नहीं होती है, यानी इसमें कुछ अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि जो पादप होते हैं इनमें गति नहीं होती है, और जो जंतु होते हैं इनमें गति होती है। किसके लिए गति होती है? यानी साथी के लिए होती है। और क्या क्या बात करते हैं? भोजन के लिए और आश्रय के लिए, यानी भोजन, आश्रय और साथी के लिए ये जंतु क्या होते हैं? लगातार इनमें क्या होती है? गति होती रहती है। इनमें क्या होती है? लगातार गति होती रहती है। तो अगर हम बात करें, अब हम देखते हैं इसको, हम आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। एक बार इसको और देखते हैं हम लोग आगे, इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम, देखिए जो प्लांट होते हैं और जो पादप होते हैं, सॉरी जंतु होते हैं, यानी एनिमल एंड प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं पादप ऊतक की बात करते हैं, क्या हम किसकी बात करते हैं? हम पादप ऊतक की बात करते हैं, यानी हम इसे कह सकते हैं प्लांट टिश्यूज, पादप ऊतक। अगर हम बात तो जो पादप ऊतक होता है तो विभाजन क्षमता के आधार पर, पादप ऊतक की हम बात करें तो विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक, अच्छा जा रहा था, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। विभाजन क्षमता का आधार, यानी कि देखिए कोशिकाओं में क्या होती है? विभाजन क्षमता होती है, यानी इसमें कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, और कोशिका विभाजन जिसे हम कहते हैं। तो विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो अगर हम बात करते हैं विभज्योतकी ऊतक, ठीक, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और दूसरा जो होता है अस्थायी ऊतक, इसे क्या कहते हैं हम? परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे ए रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अस्थायी ऊतक। तो यहाँ पे हम पादप ऊतक का थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं। कैसे चार्ट बनता है समझाएं चार्ट से। कोई दीवाना कहता है पादप ऊतक, ठीक। तो इसका हम थोड़ा सा एक चार्ट बना के देखते हैं पादप ऊतक के। तो पादप ऊतक कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतकी ऊतक, और दूसरा कौन सा है?
अस्थाई ऊतक, ठीक, विभज्योतिकी ऊतक और अस्थाई ऊतक। तो जो विभज्योतिकी ऊतक होता है, यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें हम, तो अगर हम किसकी बात करते हैं, विभज्योतिकी ऊतक, तो ऊतक चीज़ें जो होती है बड़ी थोड़ा जटिल है लेकिन आसान भी है, इसका अध्ययन करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये जो ऊतक होते हैं, ये ऊतक अवयस्क कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर ये ऊतक अवयस्क मतलब जो मैच्योर न हो, अपरिपक्व कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। जिनमें विभाजन क्षमता होती है। क्या होती है, विभाजन क्षमता होती है। यह जो ऊतक होती है कैसी होती है, अवयस्क कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और इन कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन क्षमता होता है। अब अस्थायी ऊतक की बात करें तो ये जो ऊतक होते हैं, ये ऊतक विभज्योतिकी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं या बने होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, कैसे कोशिकाओं से बने होते हैं, विभज्योतिकी ऊतक, ये ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक विभज्योतिकी कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। तो ये ऊतक विभज्योतिकी ऊतक के द्वारा बने होते हैं। ये जो होते हैं मुख्य कार्यकारिणी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य कार्यकारिणी ऊतक होते हैं। इनमें विभाजन क्षमता नहीं होती है, क्षमता नहीं होती। ठीक, तो पादप ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतिकी ऊतक और अस्थायी ऊतक होती है। अब देखिए जो विभज्योतिकी ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, दूसरा जो होता है अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक और तीसरा जो होता है पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। तो ये जो शीर्षस्थ होते हैं, ये जो ऊतक होते हैं, यह मुख्य रूप से जो इनकी कोशिकाएं होती हैं या ये ऊतक होते हैं, ये ऊतक तने और पादपों के तने एवं जड़ों में उपस्थित होती हैं। कहाँ उपस्थित होती हैं, यानी ये तब जो होते हैं पादपों के तने एवं जड़ों में उपस्थित होती हैं, यानी इनमें उपस्थित है। और इनमें क्या होता है, अत्यधिक विभाजन क्षमता होती है। इनमें क्या होती है, इनमें हमने बता दिया पहले ही, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ये विभाजन की क्षमता के कारण क्या होता है, जैसे ये पौधा है, प्लांट है, ये जड़ है, ये टहनियाँ है। ठीक, तो ये जो होते हैं टिप पर होते हैं, जो तने के टिप पर होते हैं और जड़ के निचले टिप पर होते हैं। सबसे निचले निम्न टॉप पर टिप पर होते हैं और ये ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, विभाजन क्षमता होती है। इनके विभाजन क्षमता के कारण क्या होता है कि पौधों में वृद्धि होती है। कैसी है, क्या होती है, पौधों में वृद्धि होती है। तो ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक।
अंतर्वेशी ऊतक जो होते हैं ये ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों की पत्तियों की आधार पर एवं टहनी के दोनों पर्वों पर उपस्थित होती है। ठीक, जहाँ से पत्ती निकलती है से पौधे हैं, ये पौधा है, ठीक, और यहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं ऐसे, या तना निकल रहा है। तो इन तने के दोनों परत होती है या इसके आधार पे, जो आधार होता है इनके दोनों ओर, यानी कि यह एक तरह से पकड़ने, इनको जकड़ने का कार्य करती हैं, यानी हम कह सकते हैं इसको जकड़ कर रखने का कार्य कर सकते हैं। तो ये कौन होती है? अंतर्वेशी बीजोत की ऊतक। तीसरा होता है पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक कैसी होती हैं? ये तने के एवं जड़ की परिधि में उपस्थित होती हैं। ये तने एवं जड़ों के परिधि में उपस्थित होते हैं। तो ये जो देखिए, आपको हमने शीर्षक, अंतर्वेशी और पार्श्व बीजोतक ऊतक बताया। तो ये तीनों जो ऊतक होते हैं, इनमें क्या होता है कि विभाजन क्षमता होती है। कब होती है? मतलब अवयस्क, मतलब ये ऊतक अवयस्क कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और इनमें क्या होती है? विभाजन क्षमता होती है। तो विभाजन क्षमता होने के कारण क्या होता है कि यह कहाँ पाई जाती है? ये तने और जड़ों के परिधि में पाई जाती हैं, ठीक है, इसके चारों ओर पाई जाती हैं। और इनमें विभाजन के कारण, क्या होता है कि इनमें वृद्धि होती है। लेकिन किसमें वृद्धि होती है? पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं के कारण, इन ऊतक के कारण क्या होती है? पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। अगर हम अस्थायी ऊतक की बात करें तो अस्थायी ऊतक भी क्या होती हैं? ये भी 3 प्रकार की होती है, लगभग 3 प्रकार की होती हैं अस्थायी ऊतक भी। एक होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें अस्थायी ऊतक में, तो क्या होती है भाई? सबसे पहले सरल ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। दूसरा जो होता है जटिल अस्थायी ऊतक, और तीसरा जो होता है विशिष्ट होता है। क्या होता है? विशिष्ट होता है। ठीक, तो जो सरल ऊतक होती है, यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। इसके जो ऊतक होते हैं, यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी? सरल ऊतक। और जटिल ऊतक जो होती है, यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? मिलकर बनी होती है। ठीक, और ये क्या काम करता है कि इनका जो मुख्य कार्य होता है आंतरिक परिवहन का कार्य होता है। आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? आंतरिक परिवहन का कार्य करती हैं। ठीक, और ये जो होती हैं, यह क्या होती हैं? एक विशिष्ट होती हैं। अब ये क्या करती हैं कि ये कोशिकाएं, ये ऊतक
ये ऊतक की कोशिकाएं, इस ऊतक की कोशिकाएं, ऊतक की कोशिकाएं निम्न प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, नहीं कट रही है, थोड़ा सा यहाँ कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं विशिष्ट, विशिष्ट। तो यह ऊतक, इस ऊतक की, सॉरी, इस ऊतक की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण करती हैं, पदार्थों का श्रावण करती हैं। ठीक। तो जो अस्थायी ऊतक होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। तो ये जो सरल ऊतक होती हैं, ये ऊतक, जो ये ऊतक होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, और जो जटिल होती हैं ये ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं तथा यह आंतरिक परिवहन का कार्य करती हैं। और ये जो होती है विशिष्ट ऊतक, इस ऊतक की कोशिकाएं, इस ऊतक की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण करती हैं। अगर हम सरल की बात करते हैं तो सरल ऊतक जो होती हैं ये भी क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मृद ऊतक, इस दूसरा जो होता है स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा जो होती है मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। क्या होती है? दृढ़ ऊतक। ठीक। तो जो मृत ऊतक होती हैं यह कोशिकाएं क्या होती हैं, हमने कहा कि ये कोशिकाएं जो होती हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। इनका कार्य होता है पदार्थों और जल का संग्रह करना। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य, देखिए हमने ऊपर लिख दिया इसके बारे में, ये एक ही, ये जो ऊतक होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये जो मृत ऊतक होता है एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी है, तो क्लियर है। लेकिन इसका जो कार्य होता है जल एवं खनिज, ठीक है, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। ठीक, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। तो इनका कार्य क्या होता है? ये एक ही विशेष एक ही प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और इनका कार्य होता है, क्योंकि आप देखिए खाद्य पदार्थों का, जल एवं खाद्य पदार्थ, देखिए ये जो कोशिका होती है ना, इन कोशिकाओं के बीच में स्पेस होता है। ये क्या कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ी थोड़ी दूर दूर होती हैं, ये अंदर के बाहर की थोड़ा सा पाई जाती हैं पौधों की, और दूर दूर होने के कारण क्या होता है कि इन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान बचता है, स्पेस, खाली स्थान बच जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? आंतर कोशिकीय स्थान। क्या कहते हैं इसे हम? आंतर कोशिकीय स्थान, आंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। और इस खाली स्पेस में क्या होता है कि इन जगहों पर क्या होता है कि इन पदार्थों का संग्रह होता है। इसका संग्रह होता है, जल एवं खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। ठीक। दूसरी जो कोशिका है स्थूल कोण ऊतक होती हैं, यह शाकी पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। यह पादपों क्या करती हैं? यांत्रिक, थोड़ा अच्छा से यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। क्यों करती हैं? अब देखिए ये जो ऊतक होते हैं ना, स्थूल कोण ऊतक होते हैं, इन कोशिकाओं के बीच में, जैसे हमने बताया इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। लेकिन जो स्थूल कोण ऊतक होता है, इन कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, इनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होता है, जिसके कारण
जिसके कारण क्या होता है कि इनमें ये क्या होती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। ये जब कठोर हो जाती है, थोड़ा सा कठोर होने के कारण क्या करती हैं, यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है दृढ़ोतक, ठीक है, यानी स्क्लेरन कायमा, इसे पेरेन कायमा, इसे क्या कहते हैं, इसे हम स्क्लेरन कायमा, इसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नाम नहीं आ रहा है, अभी बता देंगे। तो जो स्थूल को दृढ़ोतक ऊतक होती हैं, यह इसका मुख्य कार्य होता है कोलन कायमा, इसे हम क्या कहते हैं, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, कोलन कायमा और पेरेन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, सही। तो ये जो होती हैं, क्या बताया हमने कि ये पादपों की बाहरी आवरण बनाती है। पादपों का ये ऊतक पादपों का बाहर का आवरण बनाती है। क्या बनाती है, बाहर का आवरण बनाती हैं। किसका आवरण बनाती हैं, पादपों के। और ये संवाहक के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में कार्य करती हैं, यह ऊतक जो होता है पादपों का बाहरी आवरण बनाती हैं और एक तरह से वो रक्षात्मक कार्य करती हैं। क्या से काम करती हैं, रक्षात्मक कार्य करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि इन पदार्थों, इन जो कोशिकाएँ होती हैं, इन कोशिकाओं में जो रिक्त स्थान होता है, इनमें एक प्रकार का तरल पदार्थ मतलब जुड़ जाता है और लगा रहता है, और जिसे हम लिग्निन कह सकते हैं। लिग्निन कारण क्या होती है, लिग्निन होता है इनमें, और लिग्निन कारण क्या होती है, ये कठोर हो जाती है और ये बाहर से सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। अब हम बात करते हैं जटिल की। तो जटिल जो होती है दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दारू या जाइलम, ठीक, और इसे कहते हैं पोषवाह या फ्लोयम, ठीक, दिखाई दे रहा है, पोषवाह या फ्लोयम। तो दारू या जाइलम जो होती हैं, ये इनमें होता है, यहाँ ये होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और आंतरिक परिवहन का कार्य करती है। तो इसका जो जाइलम कार्य क्या होता है कि यह पौधों की जड़ों से, ठीक है, पौधों की जड़ों से जल और खनिजों का, यह पौधों की जड़ों से जल एवं खनिजों का संवाहन होता है, संवाहक होता है। क्या होता है, संवाहक होता है, यानी कि उसे जड़ द्वारा जो होता है मूल रोम, जो जड़ों में क्या होते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, और मूल रोम द्वारा क्या होता है, जड़ों और खनिजों का अवशोषण किया जाता है, और उन अवशोषित पदार्थों को क्या करते हैं, जाइलम जो होती है एक नली की तरह होती हैं, वाहक होती हैं, और ये क्या करती हैं कि ऊपर की ओर पत्तियों को यहाँ पहुँचाती हैं, जल और खनिजों को। अब पत्तियों में क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है या हरित लवक उपस्थित होते हैं, और हरित लवक में और पत्तियों में क्या होता है, पर्णरंध्र होता है, जो बाहर से वायुमंडलीय यानी प्रकाश सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके आता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके यह फूड बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है। और उन भोजनों को, यानी जो पत्तियों में जो, यानी कि हरित लवक द्वारा जो भोजन बन गया पत्तियों में, तो वहाँ से, यानी जो पत्तियों से भोज्य पदार्थों को लेकर यह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है, पोषवाह या फ्लोएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोषवाह या फ्लोएम क्या काम करता है, जो पदार्थ, जो पत्तियों में जो फूड निर्मित होता है, जो भोज्य पदार्थ भोजन जो बन जाता है, उन पदार्थों को लेकर यह विभिन्न, यानी शरीर के पौधों के विभिन्न अंगों यानी विभिन्न भागों तक, सभी भागों तक पहुंचाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पोषवाह या फ्लोएम कहते हैं। अब इसके बात करते हैं, हम विशिष्ट की बात करते हैं। तो विशिष्ट जो ऊतक होती हैं, यह तेल, रेजिन, और इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं मकरंद मतलब समझ रहे हैं ना, पुष्प जो रस होता है, पुष्प रस को हम मकरंद कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं तेल, रेजिन, मकरंद एवं जल का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं, इसमें देखिए ग्रंथिल कोश क्या होती है, ग्रंथि ऊतक होता है, एक रबर छीरी ऊतक होता है। अगर हम विशिष्ट की बात करें तो विशिष्ट में दो प्रकार के दो भाग होते हैं, इसके भी
ग्रंथिल और रबरक्षीर। तो जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं इसमें वह तेल, रेजिन, मकरंद, मकरंद मतलब हमने कहा पुष्प का जो पुष्प जल या हम पुष्प का रस, पुष्परस और जल का श्रावण होता है। इसके बाद जो रबरक्षीरी होता है, रबर इन ऊतकों से गाढ़ा या जटिल जलीय, गाढ़ा और जलीय रबरक्षीर स्रावित होते हैं। ठीक है, होते हैं पौधों में। तो वो क्या होते हैं कि गाढ़ा और जलीय रबरक्षीरी क्या करता है, स्रावित करता है। तो ये हो गए ऊतक की वर्गीकरण, ऊतक का वर्गीकरण। ये ऊतक का हमने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। हमने कहा पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, बीजोत्की ऊतक और अस्थायी ऊतक। जो अस्थायी ऊतक जो होते बीजोत्की ऊतक जिसे हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। तो इसके बारे में हमने बता दिया। जो अस्थायी ऊतक होती है जैसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, यह तीन प्रकार की होती हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। और जो सरल ऊतक होती है यह भी तीन प्रकार की होती है, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक होती है। इसके बाद जो जटिल ऊतक होती है इससे दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, या दारू या जाइलम कहते हैं, फोसा या फ्लोएम कहते हैं। और इसके बाद जो विशिष्ट ऊतक होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथिल और रबरक्षीरी ऊतक होते हैं। तो ये हो गए ऊतक की का वर्गीकरण। अब हम आपके अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो 9th की इस क्लास के, तो इसमें हम अब व्याख्या करेंगे, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आपको जानकारी हम देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ये पूरी वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।